हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि किसी भी कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, यह किया जाता है। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी कॉन्वेक्स सरफेस से या कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से किस तरीके से लाइट इंसिडेंट होगी, तो कहाँ रिफ्लेक्शन होगा या इमेज कहाँ बनेगा, ये सारा कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिर से रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले फिर से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम पढ़ेंगे जिस तरीके से कॉन्केव मिरर में हम लोग पढ़े थे। इसमें भी कुल 4 रे डायग्राम पढ़ेंगे। इन 4 रे डायग्राम में से किसी 2 का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला सिंपल सा सेम कंसेप्ट, आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा पोल होगा। अच्छा, अब इसके कॉन्वेक्स मिरर केस में देखेंगे तो फोकस जो होता है वो हमारे मिरर के ठीक पीछे होता है, बैक साइड होता है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पहला केस देखिए, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। ठीक है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाती है। ये आप पढ़े थे कॉन्केव मिरर में। तो इस केस में भी सेम कंसेप्ट होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे कहीं इस रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं आगे से हम देखते हैं तो ये लाइट रे हमको कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी, बोले तो भाई फोकस से आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये पहला रहा। सेकंड बात करेंगे अगर हम, तो ये फिर से हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ये पोल रहा, ये फोकस रहा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक इसका उल्टा करेंगे। अगर लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट हो, जैसे फोकस पे इंसिडेंट होगी तो भाई कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे कहाँ जाती, फोकस पे जाती। तो अगर लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी भाई। ठीक है, ये दूसरा रे डायग्राम रहा। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ा जाएगा अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही हो। ठीक है भाई, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही हो तो बोले तो अगर ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो एक तरीके से लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होगी, हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस मिरर पे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा भाई। तो अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ देखिए, ये हमारा रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, ये हमारा पोल रहा। तो अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो ये दूसरे साइड रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा नॉर्मल काम करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये कुल 4 रे डायग्राम है। अब इन 4 रे डायग्राम में से किसी 2 का मिनिमम, कम से कम 2 रे डायग्राम का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला सेम काम रहेगा हमारा, बात करेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा, इनफाइनाइट पे हो, तो देखिए कहाँ पे इमेज बनेगा हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारा रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे होगा तो लाइट रे कहीं इनफाइनाइट से आएगी, और अगर लाइट रे इनफाइनाइट से आती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं फोकस से आते हुए दिखते हैं, ये कहीं इधर चली जाएगी लाइट रे और ये कहीं इधर चली जाएगी। लेकिन इन दोनों लाइट रे को कहीं हम आगे देखें तो ये लाइट रे हमको कहाँ से आती हुई दिखेंगी, कहीं फोकस से आती हुई
दिखेंगे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, थोड़ा इमेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इमेज बनेगा बालक एट एफ, फोकस पे बनेगा। और बात करते हैं नेचर के बारे में, तो ये देखिए हमको लाइट रे जब यहाँ पे कट की है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कट की है, तो ये हमको कहीं लाइट रे आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एक्चुअली में लाइट रे नहीं कट रही हैं, कट कर रही हैं, या फिर हमारा जो इमेज बना है वो मिरर के पीछे बना हुआ है। ठीक है, अगर मिरर के पीछे ही बनता है तो भी जो इसका नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। और आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर इमेज हमारा वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक है, और साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में बालक ये देखिए बहुत पॉइंट साइज़ का है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज़ का है ये। तो आगे चलते हैं, सेकेंड केस। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी, इनफाइनाइट को छोड़ करके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दीजिए और उसका इमेज देखते हैं कहाँ बनेगा। इसमें दो ही केस होता है, या तो इनफाइनाइट पे एक फाइनाइट पे। ठीक है, तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, उसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो ये फिर से हमने एक कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया है यहाँ पे, और ये फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं कहीं यहाँ पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। पहले तो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं इधर चला जाएगा, तो ये हमको कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी। दूसरा देखिए ये हमको पोल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लाइट रे हमको कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी। तो ये दोनों देखिए कहीं यहाँ पे कट की है, तो ये हमारा इमेज बनता है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इमेज कहाँ बना बालक, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, नेचर की बात करते हैं तो नेचर देखिए कैसा है, आपको दिख रहा है इस केस में वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो साइज हो गया है यहाँ पे। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिख रहा है आपको, वर्चुअल बन रहा है और साथ में सीधा बन रहा है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इमेज हमारा। तो इसमें दो ही केस होते हैं, एक इनफाइनाइट के लिए, एक फाइनाइट के लिए। कहीं पे भी आप रखिए ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा भाई, ठीक पोल और फोकस के बीच में बनेगा, बीचों बीच जरूरी नहीं कि बीचों बीच बने, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, और साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन है। आप इमेज फॉर्मेशन का यूज करके कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, मिरर फार्मूला के बारे में देखते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस की बात करेंगे थोड़ा सा। तो मैं एक कॉनकेव मिरर चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मिरर फार्मूला की बात करने वाला हूँ। ठीक है, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखिए कहीं पे सपोज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, तो इसका इमेज आपको याद होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनता था और बड़ा बनता था ऑब्जेक्ट से, ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये हमारा पोल है। तो भाई यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा या मिरर से जो भी डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, सारा डिस्टेंस पोल से लेंगे, इसको यू से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ इमेज का देखिए पोल से जो भी डिस्टेंस होगा उसको वी से डिनोट करेंगे और इसको बोला जाएगा
इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये फोकस है, फोकस का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा उसको एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा इसको आर से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब मिरर फार्मूला अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे होता है भाई कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अच्छा, ये देखिए फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम ये लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू जो होगा ये हमारा r/2 के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये दोनों केस, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है, ठीक है, ठीक सेंटर पे होता है। और इसके बाद इसी के साथ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। यहीं पे साइन कन्वेंशन याद रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साइन कन्वेंशन गड़बड़ होगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं फिर से चलिए एक कॉन्केव मिरर सपोज कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और तो देखिए ये हमारा पोल है, ये और मिरर है। तो मिरर के लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा आप इसको पॉजिटिव मिलेंगे और राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा इसको नेगेटिव मिलेंगे। जैसे आप अगर इजीली अगर समझना है तो आप एक्सिस पढ़े होंगे, इधर देखिए प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है और नीचे क्या होता है? माइनस वाई होता है। तो सिर्फ ठीक इसी तरीके से आप इसके सपोज करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया हुआ है, तो इसके ओरिजिन पे आप मिरर को रखिए, ठीक है। तो इस साइड देखिए पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। और एक चीज़ और, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव में लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो भी डिस्टेंस होगा उसको निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल से साइन कन्वेंशन लेने का तरीका है। अभी जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे हमारा तो आपको उस पर मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं इस पर, ठीक है। इसी के साथ कुछ और भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। एक तरीके से आगे बात करते हैं। मिरर फार्मूला हो गया, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया। यहाँ पे पूछ लेता है भाई कि बताइए अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है तो उसका फोकल लेंथ कितना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो साथ में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो अगर फोकल लेंथ देखिए, अगर फोकल लेंथ हमारा इनफाइनाइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं। तो आगे देखिए थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मिरर के मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन वाला हमको ये बताता है कि हमारा जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाइड बना हुआ है, ठीक है। एक तरीके से ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना हुआ है, ठीक है, या कितना छोटा बना हुआ है, ये मैग्निफिकेशन हमको बताता है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन, इसको एक तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। ये होता है बालक हमारा हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले में, इसे पीछे वाले में सपोज करते हैं कि ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h0 और ये हाइट ऑफ इमेज है hi, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक और भी फार्मूला होता है, ये भी लिखा जा सकता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है। v आपको पता है क्या है? v यहाँ पे हमारा इमेज डिस्टेंस होता है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये इमेज डिस्टेंस होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है,
ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का अगर फोकल लेंथ के टर्म में अगर और भी फॉर्मूले लिखने होते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर फोकल लेंथ के टर्म में लिखना है तो मैग्नीफिकेशन का और भी फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई वी। ठीक है, ये रिलेशन होता है, रिलेशन पूछा जाता है फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस के बीच में। बताइए भाई कितना होगा हमारा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में होता है, ये होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे मैग्नीफिकेशन के और फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के ये हमने बात किया हुआ है। अगर ये इसकी बात करें तो ये हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है भाई। ये क्या बताता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यहाँ से आप ये लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोनों फार्मूले से। और ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों पोर्शन, इसलिए आप इसको याद रखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे इसी में थोड़ा सा बात करेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एरियल मैग्नीफिकेशन मतलब एरिया की एक बात करते हैं। एरियल मैग्नीफिकेशन जो होगा, चलिए इसको एम एस से डिनोट करते हैं, तो ये होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एरिया की बात करें तो ये हमको हाइट ऑफ इमेज का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। या वाला क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जो एरियल मैग्नीफिकेशन होगा हमारा, वो लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर मैग्नीफिकेशन, स्क्वायर ऑफ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इमेज कैसा होगा, तो उसका मैग्नीफिकेशन किस तरीके से होगा, तो इमेज कैसा होगा। देखिए मैग्नीफिकेशन का हमने वाला फार्मूला पढ़ा है कि m इज इक्वल टू जो होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m बालक हमारा मैग्नीफिकेशन अगर हमारा मैग्नीफिकेशन इफ आप लिख सकते हैं अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड केस आता है इफ m इज लेस देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन में आते हैं, इफ मैग्नीफिकेशन अगर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, साथ में आगे चलते हैं। इफ सपोज करते हैं बालक अगर m हमारा पॉजिटिव आया, m की वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल होगा एंड डायरेक्ट होगा, अगर m पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ m इज इक्वल टू निगेटिव, देन इमेज की बात करते हैं, तो इमेज हमारा रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, और साथ में मैं कुछ और भी चीज़ें बता रहे हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले वहाँ से पूछे जाते हैं। पावर ऑफ मिरर की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पावर ऑफ मिरर, इसको P से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ ध्यान रहे कि ये हमारा मीटर में होता है, और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, और इसको D से डिनोट करते हैं पावर का। ठीक है,